Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathFath। आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गोरखपुर में होली आज एक्स्ट्रा डे में मनाई जा रही है, मतलब आज के दिन गोरखपुर में होली मनाई जा रही है। 74 जिलों में, यूपी के 74 जिलों में तो फिलहाल कल ही मना ली गई थी और केवल और सिर्फ और केवल गोरखपुर में आज मनाई जा रही है। गोरखपुर होली स्पेशल है। तो गोरखपुर वालों को आज के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग लास्ट में अ, जो कॉम्प्लेक्स का हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा था, उसमें एक वीडियो हो गई थी। कल वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कल यहाँ पर होली थी हमारे यहाँ, तो उसकी भरपाई आज मैं पूरी करूँगा। आप लोग शाम में देख करके पूरी कर लीजिएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर जो लॉरेंस सीरीज़ है, लॉरेंस और टेलर सीरीज़, उसको आज ही मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि मैं आया हूँ अपने गांव और यहाँ पे मैं एक ही बुक लेकर के आप आया हूँ, आपकी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सो इसे ही कस के पढ़ लेते हैं। चलिए, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे उसके बाद जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब यहाँ पे थ्योरम भी हो सकती है, कोई रिमार्क भी हो सकता है, कोई स्पेशल पॉइंट जो उसमें से दिखे कि शायद उसमें से एमसीक्यू बन जाए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ख़त्म करते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए ज़रा आगे का पॉइंट क्या है भाई। देखिए, अगर कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, ठीक है, अगर एनालिटिक फंक्शन है कोई, और ये जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है इन द क्लोज्ड कंट्यूर, क्लोज्ड कंट्यूर होना चाहिए, एकदम क्लोज्ड बाउंड होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए सी, ठीक। एंड जो एफ डैश जेड होगा, मतलब उसका एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, वो क्या होना चाहिए, इज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इतना काम अगर हो गया, ठीक, देन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, किसी भी क्लोज्ड कंट्यूर की बात की जा रही है, क्लोज्ड कर्व की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए यही सी कर्व है और अंदर कोई पॉइंट है और हमारे एनालिटिक जेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसके लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए, एफ डैश जेड चाहिए हमारा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये चाहिए, एफ जेड हमारा एनालिटिक चाहिए, और ये क्लोज्ड कंट्यूर होना चाहिए। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा इसमें, इस पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें ये जो रिजल्ट वैसे प्रूव होता है, ये जो रिजल्ट आपका थ्योरम का रिजल्ट है, पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये किसी थ्योरम की हेल्प से होता है। वो थ्योरम क्या है, उस थ्योरम को दिमाग में रखते हैं क्योंकि वो इस आपके चैप्टर में यूज़ हुआ है, इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। वो मैं लिख देता हूँ। देखिए, एक थ्योरम थी हम लोगों ने पढ़ी थी, नाम था उसका ग्रीन्स थ्योरम। कहाँ पढ़ी थी, अब आप लोग को याद होगा, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था वेक्टर कैलकुलस का। तो वहाँ पे लास्ट चैप्टर था गॉस डाइवर्जेंस ग्रीन थ्योरम, है ना, इस नाम से थी। स्टोक्स थ्योरम, 3 थ्योरम्स थी, तो उसमें ग्रीन थ्योरम थी एक, जो कि लाइन इंटीग्रल पे ज़्यादा वर्क करती थी। तो उसका स्टेटमेंट जो था वो ये था कि अगर हम लोग मान लेते हैं कोई कर्व है, कर्व को वो लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट करता था, ठीक है, याद आ रहा होगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू एक ऐसा बने कि ग्रीन थ्योरम इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके आ गया बाई चांस, 4 ऑप्शन है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों जो स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, इनमें कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ एक का यूज़ है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। अब ये सी से कर्व से इसको हम लोगों ने डोमेन में बदल दिया भाई। सी फॉर कर्व, कर्व एक ऐसे लाइनिंग होगी, और डी फॉर डोमेन, डोमेन क्या होगा, एक एरिया टाइप होगा। तो यानी इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एरिया में। तो क्या ये फॉर्मूला क्या होगा, जो क्यू वाला पार्ट होता है
उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, माइनस p वाला जो पार्ट होता है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। और आपको पता है x और y दोनों हैं, तो यहाँ पे dx और dy हो जाएगा, dx इंटू dy। ठीक है, चलेगा? ठीक, और आगे देखें पॉइंट नंबर 2। देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 2 जो हमारा था वो एक तरह से रिमार्क है। ठीक है, क्या रिमार्क है उसको समझ लेते हैं। रिमार्क ये है कि जो कॉची ने हम लोगों का एफ डैश जेड, अभी जस्ट जो पिछली पॉइंट में हमने बताया कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, एफ डैश जेड जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, है ना, और एक क्लोज्ड कंट्यूर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बोली थी। देखिए क्या क्या बोली थी कि भाई एक एफ जेड जो है वो एनालिटिक होना चाहिए, ठीक, उसके बाद एफ डैश जेड क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अच्छा, और सी कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, या क्लोज्ड कंट्यूर बोलते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स के केस में कंट्यूर बोल देते हैं। तो ये तीनों चीज़ होती है तब जा कर के हम क्या बोल पाते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। मैंने ये तो पिछले पॉइंट में ही लिख दिया था, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एक हमारे मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था गॉर्साट। इन्होंने और भी फर्दर रिसर्च की, तो उन्होंने ये निकाला कि जो ये वाली हमारी हाइपोथेसिस है कि उसका एक बार डिफरेंशिएशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हाइपोथेसिस में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट, इस कंडीशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट यही रहेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एफ जेड एनालिटिक हो और सी हमारा क्लोज कंट्यूर हो, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 ही आएगी। मेरी बात समझ में आई? ये क्यों लिखवाया मैंने? ये हो सकता है एमसीक्यू में इस तरीके से पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एलिमिनेटेड बाय गॉर्साट। ठीक है, चारों कंडीशन हो गए, एक लिखा होगा एफ जेड इज एनालिटिक, सी मस्ट बी क्लोज कंट्यूर, थर्ड लिखा होगा एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस, या फोर्थ नन ऑफ दीज बोलेगा। तो हमें कौन सी हटानी थी, डैश वाली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लेते कोई एक हमारे पास डोमेन है, कोई मान लेते क्लोज्ड कनेक्टेड है, ठीक है, सिंपल कनेक्टेड है, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है कोई, ठीक है, लिख देते हैं सिंपली कनेक्टेड। सिंपली क्यों भाई, सिंपल सा जाके एक बार ही जुड़ गया, ऐसे नहीं है ना, ऐसे जुड़ा होता ये भी कनेक्टेड ही है, लेकिन सिंपली नहीं है, मल्टीपल ही है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन है कोई, डी मान लेते इसका नेम। ये कर्व कौन सा है, कोई C2 कर्व है, इसके अंदर एक और कर्व मैंने बना रखा है C1 कर्व। ठीक, ये C1 है हमारा, एक कोई पॉइंट है A, Z इज इक्वल टू A, और ये अपने आप में भी एक मान लेते कोई कर्व है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर हम बात कर रहे हैं अगर हम जोड़ें चीज़ों को, जैसे यही क्या डी लिखा हुआ है ना, इस कर्व को ए बी सी डी करके नाम दे दें, ए बी सी करके, है ना, और इसमें नाम दे दे कोई एम। ठीक, और हम इसको इससे जोड़ना चाहें, जैसे मान लीजिए ए से बी गया, बी से सी गया, जो भी है, हम इससे इसको जोड़ दें, इस कर्व से इसको जोड़ दें, और पॉइंट मान लो यहीं पे कर दें कोई, यहाँ पे जोड़ दें इसे। तो बात ये है, ये तो डोमेन के अंदर ही है हमारा C1 वाला कर्व, C2 के अंदर ही तो C1 है ना। C2 के अंदर जब C1 है और हमें कहा जाए भाई इंटीग्रेशन निकालो f ऑफ z डी जेड,
तो ओवरऑल जो हमारा ये इंटीग्रल होगा पूरा का पूरा इस क्लोज्ड कर्व के अंदर, यहाँ सी लिख लीजिए, C2 लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, C2 के अंदर पूरा का पूरा, ठीक है, FZ DZ, ये तो आपको पता ही है, ये क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक। अब इसके अंदर की वैल्यू जो 0 होनी चाहिए, अगर हम आपसे कहें कि C2 वाले कर्व से, जो बड़ा सा कर्व है, उसमें से हम C1 वाला कर्व अगर माइनस भी करें तो भी ये क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना भाई। अगर हम इसको, इस पार्ट को हटा दें तो भी जो पार्ट बच रहा है इसके अलावा, उस पर भी तो यही होगा, क्योंकि क्लोज्ड कर्व है ना, कॉची ने तो यही तो बताया था। अच्छा, तो होगा क्या, दोनों इसको उधर भेज दें अगर हम, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी C2 FZ DZ इज इक्वल टू C1 FZ DZ। तो देखिए कंसिक्वेंस क्या निकल के आ रहा है, कंसिक्वेंस ये निकल के आ रहा है कि अगर हम किसी भी कर्व के अंदर एक सब कर्व बना लें और कोई फंक्शन वहाँ पे डिफाइन करना चाहें, कोई फंक्शन वहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहें, तो वो भी वही वैल्यू रखेगा जो उसके अंदर के छोटे छोटे कर्व्स रखेंगे, जो उसके अंदर कर्व बने होंगे, ठीक है। ये एक तरीके के कॉची का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटेंशन है कॉची का, कॉची थ्योरम का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। क्लियर है बात। अब ऐसे हम ढेर सारे कर्व बना देते तो देखिए, अगर हम इसी के अंदर बहुत सारे कर्व बना लेते तो, जैसे मोर ओवर, वहाँ तो एक ही कर्व था, तो जो टोटल पे आई बात वो सिर्फ उस पर आ गई। देखिए अगर और इससे ज़्यादा बात की जाए और किसी एक क्लोज डोमेन D के अंदर हम ऐसे कई सारे कर्व बना दें, जैसे एक ही कर्व बनाया था, है ना, एक कर्व बनाया था, यहाँ पे क्या कर दें, ये हो गया अपना, मान लेते हैं ये बड़ा वाला कर्व तो C हो गया, ये C1 हो गया ऐसे, हाँ, C2 हो गया, सब क्लोज्ड हैं, C2 हो गया, C3 हो गया, ऐसे करते 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 हमने कितने कर्व बना लिए, N कर्व बना लिए। तो अगर वहाँ से रिलेट करें आप, तो टोटल यानी बड़े वाले कर्व का C2 का जो इंटीग्रल था वो C1 के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक अकेला जो पूरा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे अगर ऐसे लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ C FZ DZ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये जो बड़े वाले कर्व का जो हमारा इंटीग्रल होगा वो बाकी सारे इंटीग्रल के सम के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल उसी की तरह, जिसमें सिर्फ एक ही था C1 था, तो C1 के बराबर हो गया था C2 DZ प्लस इंटीग्रेशन C2 FZ DZ प्लस डॉट 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 ऐसे कहाँ तक, CN N कर्व तक FZ DZ, सबको आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्लोज्ड कंट्यूर होंगे, ध्यान रखिएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब कैसे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग कंट्यूर, सबसे बड़ी बात तो ये है, तब ये फॉलो करेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ कॉमन हो जाएगा, कुछ कॉमन हो जाएगा तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नॉन इंटरसेक्टिंग कंट्यूर, जो इंटरसेक्ट करेगा जितना पार्ट, आप उसे राइट हैंड साइड में माइनस करके, अगर इंटरसेक्टिंग है तो माइनस करके निकाल सकते हैं। हालांकि वो थ्योरम आपको अभी नहीं, वो बाद में हो सकता है मिले MSc के आसपास करने पे, ठीक है बात। इतना, आगे बढ़ा जाए, चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 में अगर फंक्शन जो हमारा है z वो कॉन्टिन्यूस है ऑन कंट्यूर C, ठीक है। और ये जो कंट्यूर है हमारा, एंड लेंथ ऑफ
कंट्यूर, कंट्यूर यानी वही हमारा जो कर्व होगा उसकी लेंथ हमारी फाइनाइट है, एल है, ठीक। साथ ही साथ जो हमारा फंक्शन है उसका मॉडुलस वैल्यू एक m से लेस या इक्वल है, देन तब क्या होगा, तब हमारे पास एक इनइक्वालिटी आती है कि जो इंटीग्रल साइन है, क्योंकि हम लोग हमेशा पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो उसी पे बात होगी जितनी भी तरीके की। एफ ऑफ जेड डी जेड जो होगा उसका मॉडुलस इसी एम एल के इक्वल होगा। मतलब बात समझ में आ रही है, ये लेंथ के अकॉर्डिंग चल रहा है ना इसका मॉडुलस, तो पूरे का मॉडुलस हो गए तो फिर वो लेंथ के ही बराबर आएगा, कोई लेंथ पे या वर्क कर रहे होगे। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लेते कोई फाइनाइट लेंथ का हमारा कंट्यूर है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी जो भी लेंथ है अगर ऐसे मेजर की जाए, अगर ये एल है तो इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे और उसमें एम का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एम के साथ मल्टीपल से वो कम या इक्वल ही होगा, क्योंकि फंक्शन का मॉडुलस भी उससे लेस या इक्वल ही है ना, दैट इज़ वाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम मोरेरास थ्योरम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्या है, देखिए बहुत कुछ नहीं है, ये कॉची का जस्ट अपोजिट है। कॉची ने क्या बताया था कि एफ जेड एनालिटिक हो, एफ डैश जेड कंटिन्यूस हो, सी क्लोज्ड कंट्यूर हो, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड जीरो होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, मोरेरा का थ्योरम लगभग सेम ही है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इन्होंने बोला था कि अगर एफ जेड कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एफ जेड तो कॉन्टिन्यूस हो गया इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी डी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड अगर ज़ीरो है, ठीक है, सी कैसा है, क्लोज्ड कंट्यूर है, कहाँ पे, विद इन डी, डी के अंदर ही जैसे बना रहे थे ना। तो ये लिखने के बाद इन्होंने बताया, मतलब ये सारी चीज़ें मान ली। अब देखिए उसमें ये प्रूफ था, ये रिजल्ट था, अब यहाँ पे क्या है, देन इन्होंने कहा था एफ जेड इज एनालिटिक। लेकिन गॉडसार्ट ने क्या किया था, एफ जेड जो एफ डैश जेड था उसकी कॉन्टिन्यूटी वाली जो टर्म हटा दी थी, है ना। यहाँ पे इन्होंने लेकिन कहा है कि एफ जेड हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सी क्लोज कंट्यूर होना चाहिए, डी अपना वही है, डी तो डोमेन है जिसके अंदर वो कर्व हमारा पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने पहले ही इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड को डी जेड को इक्वल टू जीरो ले लिया है, तब जाकर के इन्होंने कहा कि एफ जेड एनालिटिक है। लेकिन कोची ने क्या कहा था, एफ जेड अगर आप एनालिटिक लेके चल रहे हैं, सी क्लोज्ड कंट्यूर है, ठीक है, और एफ डैश जेड को इन्होंने कॉन्टिन्यूस लिया था जो कि बाद में हटा दिया गया, तब जाकर के उन्होंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। एक तरह से मोरेरा ने उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के ये थ्योरम को ईजाद किया, तो याद रखिएगा, ठीक है, मोरेरा थ्योरम इसी को ही बोलते हैं। तो इसका एक और कंसिक्वेंस निकलता है, मोर ओवर एक चीज़ और पता कर दिमाग में रखिए, एक और चीज़ क्या निकल के आता है। वैसे इसको जो मोरेरा थ्योरम थी, मैंने बताया ना कॉची थ्योरम का अपोजिट है, वो कन्वर्स है उसका लगभग, है ना। तो इससे एक और हमारा कंसिक्वेंस निकल के आता है कि अगर एफ जेड हमारा, अगर एफ जेड की बात करें, हम एनालिटिक लेके चल रहे हैं, ये तो मतलब एक तरीके से वही हो गई ना अपनी कॉची थ्योरम की बात करें, तो कॉची का एक और कंसिक्वेंस निकल के आया इसमें अपने मोरेरा थ्योरम को लेते हुए, कि भाई अगर एफ जेड हमारा एनालिटिक है, ठीक, इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी of the complex plane,
किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लिया गया है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ डैश जेड, फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि ऑल, ये भी एक एनालिटिक फंक्शन उसी के अंदर का, ये भी क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक इन डी, ये भी होना चाहिए। ऐसा एक नया फंक्शन लिया है और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, कैपिटल एफ लिखा है मैंने, है ना, और वो एनालिटिक भी होना चाहिए उसी डोमेन के अंदर। तो क्या होगा, देन सिंपल एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट से निकल के आएगी कि अगर ये सारी कंडीशन है बच्चों, तो ये जो एफ डैश जेड आप देख पा रहे हो वो दूसरे वाले फंक्शन एफ ऑफ जेड के इक्वल आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है, अगर ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी है, और यहाँ पे एक फंक्शन हमारा एफ जेड है और एक फंक्शन हमारा एफ डैश जेड है, और दोनों क्या हैं, एनालिटिक हैं, तो उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये याद रखिएगा, ये कॉची, एक तरीके से कॉची का ही एक रूप और है, ये मोरेरा को देखते हुए बना हुआ है ना। ठीक, देखिए अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरम, देखिए इस चैप्टर में थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एमसीक्यू कितने ज़्यादा बन सकते हैं इससे। इसीलिए कोशिश ये है कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने परोसे जाएं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्या है, लाइवली थ्योरम, जो कि एक नेम है। नेम वाली थ्योरम्स जितनी भी होती हैं सब इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उनके स्टेटमेंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ जेड, ठीक है, ऐसा फंक्शन है ना, इस टाइप का फंक्शन, ऐसा मतलब इंटीग्रल फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन है मतलब जिसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रल फंक्शन अगर है, ठीक, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका अगर हम मॉड ले लें बच्चों, और वो मॉड हमारा लेस देन इक्वल टू एम आना चाहिए, ठीक, किस पर, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड, जेड की सारी फाइनाइट वैल्यू पे अगर ये सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट, देन जो एफ जेड होगा बच्चों, एफ जेड क्या होना चाहिए, इज कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट का क्या मतलब है, एफ जेड की जो वैल्यू आएगी वो एक और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोई एक मान लो सी एक नंबर आ जाएगा कोई ऐसे टाइप का, ठीक है। इस थ्योरम को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक शब्द में यानी एक लाइन में इसका आंसर भी है कि जो हमारा इफ एफ जेड इज बाउंडेड, इफ एफ जेड इज बाउंडेड, अगर बाउंडेड है फॉर ऑल जेड, सिंपल सी बात, अगर हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है जेड की हर वैल्यू के लिए, वैसे ये जो चीज़ लिखी होती है बच्चों ये बाउंडेड की ही कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, देन इट इज़ कांस्टेंट, तब इसे क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट। एफ जेड अगर बाउंडेड है हर जेड के लिए तो कांस्टेंट है, यही हमारी लाइवली थ्योरम, इन दोनों में से कोई भी तरीके से आएगा तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। बच्चों एक छोटा सा पॉइंट और था जो कि इसी में ही था, एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज थ्योरम, कुछ नया नहीं है। अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे इसके इक्वल आ जाता है, और अगर मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ, है ना, थर्ड पॉइंट का एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं थर्ड ए लिख देता हूँ यहाँ पे, थर्ड ए, ठीक है, और इसे थर्ड बी डाल देता हूँ, ठीक है, ये थर्ड ए है और ये थर्ड बी है, ठीक, समझिए बात को। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसी में जो हमने ऐसा राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होगे, इसे देखिए, इसमें ये मैंने बनाया ना z इज इक्वल टू ए पे, अगर हम फंक्शन एफ ऑफ जेड को उसकी वैल्यू निकालना चाहें, इस दो तरीके के कर्व्स C2 के अंदर C1 तो है ही,
साथ ही साथ ये जो हमारा सर्कल टाइप बना हुआ है जिसमें हमारा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें हमारा z इक्वल टू a मिल रहा है, अगर हम उसकी वैल्यू निकालना चाहें, यानी फंक्शनल वैल्यू निकालना चाहें, एफ जेड की वैल्यू निकालना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या लिखना चाहिए फिर, एफ ऑफ ए की बात करें, अगर हम इसी में ही एफ ऑफ ए की बात करें तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, जो हम लोगों ने कॉची थ्योरम इससे पहले वीडियो में पढ़ी थी उसमें था ना 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ C2 बड़ा वाला कर्व है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक, डी जेड माइनस 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ C1 छोटा था तो उसे मैंने माइनस कर दिया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड, अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो, ठीक है। उसी का ही फॉर्मूला है, दोनों के फॉर्मूले बस रख दिए हैं। कैसे फॉर्मूले, सही से देखें अगर आप तो ये इसी का ही फॉर्मूला है ना। बस यहाँ पे क्या करना था, हमें उसके बारे में z इक्वल टू a के बारे में बात नहीं करनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। पॉइंट्स तो सारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब जितने भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो MCQ से रिलेटेड हों, जो शॉर्ट तरीके से होते हों, जो लॉन्ग तरीके से होते हों, हालांकि इस चैप्टर से शॉर्ट तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और 2-3 शॉर्ट मिला करके आपका एक डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग भी तैयार हो जाता है। ये मैं बता रहा हूँ कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ अच्छे और समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज़ हो रही थी, कौन से रिजल्ट कहाँ पे यूज़ हो रहे थे। सो पहला क्वेश्चन देखिए भाई, कैलकुलेट करना है, ये इंटीग्रल है e पावर a जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड वेयर c इज़ मॉड z इज इक्वल टू 2। भाई मॉड इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 मैं सर्कल लिखना भूल गया, ये सर्कल है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, इतना अब तो समझ में आने लगा है, ठीक है। सर्कल है, अच्छा ये सर्कल है तो भैया बना लो ज़रा, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा रफ सर्कल बना लेता हूँ। ओ माय गॉड भाई, हम लोग साइंस वाले स्टूडेंट, आर्ट्स वाले तो है नहीं, तो इतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा। तो साइंस वाले स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं, देखिए मैं भी दिमाग लगाता हूँ, एकदम परफेक्ट सर्कल बनता है। ये देखिए साइंस वाले दिमाग लगाते हैं, ठीक है, खासकर मैथमेटिक्स वाले जिनकी राइटिंग बहुत ही गंदी होती है, दिमाग सही चलता है। चलिए भाई, तो ये बन गया अपना सर्कल, ये लाइन बन गई, देखिए स्ट्रेट लाइन, सेंटर कहाँ है, 0 0 पे है, क्योंकि सर्कल ही ऐसा है। सर्कल अब अगर लिखना चाहोगे बच्चों, बनाना चाहोगे या सॉल्व करना चाहोगे तो ये सर्कल कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है z की वैल्यू होती है x माइनस आई वाई, सॉरी x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2। मॉड सॉल्व करोगे तो रूट लग जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 2। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर, रूट हटेगा उधर स्क्वायर लग जाएगा तो हो जाएगा 2 स्क्वायर। आपको पता है ये फॉर्मेट हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा था, इसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस कितनी है 2, ये क्लियर है बात, इतना सबको पता है। तो जब ये सेंटर हमारा 0 0 हो गया, रेडियस हमारी 2 हो गई, अच्छा ये बताइए इसके नीचे जो देख रहे हैं हम जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि ये पॉइंट इसके अंदर पड़ेगा कि नहीं। तो z की वैल्यू मेरे ख्याल से प्लस आई और माइनस आई निकलेगी, सॉल्व करके देख लीजिए। प्लस आई का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस आई का मतलब होता है 0 प्लस 1 आई, ये तो लिखेंगे 0 प्लस 1 आई, और माइनस आई का क्या मतलब होता है 0 माइनस 1 आई, है ना। अगर सही से देखा जाए तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, 1 और इसका क्या बनेगा 0, -1, तो कहाँ पे आएगा, एक 0, 1 यहाँ पे आएगा यानी आई यहाँ पे आएगा, और 0, -1 यहाँ पे आएगा यानी माइनस आई यहाँ पे आएगा। कुल मिला के हमारे मॉड z के ही अंदर आएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, मैं आपके सामने रख देता हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके कि मैं कैसे करता हूँ या कैसे सॉल्यूशन होता है। ये तो रफ है फ़िलहाल, ये जो आपके सामने इतना बन के आ गया, दिस इज़ रफ वर्क, ठीक, इतना तो दिमाग में भी चल जाता है। पॉइंट्स इसके अंदर हैं तो अच्छी बात है, जब पॉइंट्स अंदर होते हैं तो उनको हम लोग वर्क में लाते हैं, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। जो पॉइंट्स बाहर होते हैं, अब e पावर a जेड है बच्चों, इसको हम लोग f जेड मानेंगे, मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में। तो हमने लेट कर लिया भाई, लेट
एफ ऑफ जेड, बाकी दोनों पॉइंट उसके अंदर है तो उसको एफ जेड में नहीं लेंगे, जो जो पॉइंट उससे बाहर होगा उसे हम एफ जेड में लेंगे। ठीक है, अब आई की बात देख लेते हैं। आई कितना है भाई, इंटीग्रेशन उसे आई लेट कर लिया, एफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन। अब नीचे दो फैक्टर उसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करके अपने लोग उसको कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। एफ ऑफ जेड अपॉन जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई और डी जेड। पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है वन लाइनर वाला, आना तो चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसे जब आप अलग अलग करोगे तो थोड़ी देर के लिए आप एक तरीके से मैं ऐसे लिख के दिखा देता, देखिए जेड प्लस आई मैंने यहाँ लिख दिया और जेड माइनस आई मैंने यहाँ लिख दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो जेड एफ जेड मान लीजिए है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए एफ जेड है ही नहीं, सिर्फ वन अपॉन जेड प्लस आई और जेड माइनस आई। तो यहाँ इसको इक्वल टू जीरो करिए, तो जेड इक्वल टू माइनस आई निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस आई आएगा ना यहाँ पे, उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो माइनस आई कितना हो गया, माइनस टू आई। इस माइनस टू आई से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं इसे बाकी चीज़ों को जो लिखा है वो फालतू हटा दूँ, क्योंकि अपॉन में है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी माइनस वन अपॉन टू आई। ठीक, यहाँ पे अभी तो प्लस ही लगा देता हूँ। और यहाँ से क्या निकलेगा, इक्वल टू जीरो करने पे जेड इक्वल टू आई निकलेगा, जेड इक्वल टू आई यहाँ पे रखेंगे, टू आई बन जाएगा, इस टू आई से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपॉन में है इसलिए टू आई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है वन लाइनर वाला अपना पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने बहुत बार बताया इससे पहले, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कई जगह पे शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं कैसे सॉल्व करना होता है कम्पिटिटिव लेवल पे। आगे चल कर के अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स आती है, रिसर्च के एग्ज़ाम देते हैं, IIT JEM देते हैं, NDA का एग्ज़ाम देते हैं, या किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो यू विल हैव टू यू नो टेक अ लुक ऑन दैट काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। तो वो कई सारे जो सेमेस्टर्स जितने हम लोगों ने पढ़े उसमें कई सारी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, डिफरेंशियल कैलकुलस हो, 3D हो, वेक्टर हो, उसके बाद अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग मान लो अभी तो पढ़ेंगे। तो ये जितनी बुक्स के नाम लिए, हालांकि वही मैक्सिमम पूछी जाती हैं, सारी BSc की बुक्स नहीं पूछी जाती हैं फिलहाल। ठीक है, ये तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, बाकी जो एफ जेड है सब लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, C लग गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, एफ जेड यहाँ पे क्योंकि दोनों में था, डी जेड अब अलग अलग कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, तो जब आप अलग अलग करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, आई इज इक्वल टू अलग अलग करेंगे। देखिए पहले वाले में माइनस वन अपॉन टू आई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड प्लस आई डी जेड। ठीक, अलग हो गया। और दूसरे वाले में प्लस वन अपॉन टू आई और इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस आई और डी जेड। आपको पता है, हमें फॉर्मूला याद है, क्या होता है फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिए यहाँ पे यही तो लिखा है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई आई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, तो फॉर्मूला यही बन जाएगा। एक तरीके से रिलेट करते हैं और डायरेक्ट हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन हो गया बच्चों इज इक्वल टू वन अपॉन टू आई, इसमें कितना आएगा, टू पाई आई और एफ ऑफ कितना, अच्छा यहाँ पे जेड माइनस ए है ना, यहाँ पे क्या होगा, प्लस है, तो यहाँ से जेड ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आई आ जाएगी, तो एफ ऑफ माइनस आई हो जाएगा, है ना, एफ ऑफ माइनस आई और प्लस वन अपॉन टू आई, यहाँ से जेड यहाँ पे देखिए वैल्यू निकालेंगे या तो प्लस आई निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ आई कहाँ रखना है इसको, एफ जेड आपने पीछे अभी निकाला, एफ जेड कितना था, ई पावर ए जेड, तो जेड की जगह रख दो, जेड की जगह जैसे आप रखेंगे, देखिए वन अपॉइंट टू आई तो फिलहाल दोनों में ही दिख रहा है, और टू पाई आई यहाँ पे नहीं लिखा गया मैंने, टू पाई आई, एक सेकेंड यहाँ पे तो लिखा ही नहीं, इंटू टू पाई आई। ठीक है, तो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, टू भी कैंसिल हो रहा है और आई भी, तो कैंसिल होने के बाद क्या बन रहा है, माइनस
पाई और एफ ऑफ आई, और यहाँ पे प्लस पाई एफ ऑफ, सॉरी यहाँ माइनस आई आएगा ना, एफ ऑफ आई। चलेगा, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस पाई तो ठीक है, एफ ऑफ माइनस आई है तो ई पावर माइनस आई ए हो जाएगा, और यहाँ पे भैया प्लस हो गया पाई और ई पावर आई ए। इतना चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों में से पाई कॉमन ले लीजिए और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ई पावर आई ए और माइनस ई पावर माइनस आई ए। थोड़ा ये इशारा कर रहा है साइन के फॉर्मूले की तरफ, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। तो एक काम करिए, यहाँ पे 2i से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2i से डिवाइड कर लेते हैं, तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ई पावर आई जेड माइनस ई पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i, इसका ये किसका फॉर्मूला होता है, 2πi साइन ऑफ ए का, ठीक। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमें करना था। ये एमसीक्यू लायक है, मतलब ये तो दो पार्ट में है, एक पार्ट में होता तो एमसीक्यू लायक होगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, अब अगर एक बार में इतना टाइम तो लगेगा ही, बार बार करेंगे तो टाइम ही नहीं लगेगा, है ना, बात समझ में आ रही, ठीक। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे, चलिए उनको भी कर लेते हैं एक एक करके। एक सेम क्वेश्चन मैं आपको SW के लिए देता हूँ, उसको करिएगा, हिंट कर रहा हूँ, लिंक करके मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन ये है, निकालना वही वही चीज़ है, सी यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक पाई जेड है, अपॉन में जेड जेड स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको पता है, और इन सी वेयर जो हमारा ये है z इज इक्वल टू वो 2 है बच्चों, ठीक, ये बात क्लियर है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका वही है जो मैंने बताया, 3 है तो 3 तरीके से करेंगे, नहीं आएगा तो बताइएगा, ये HW है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर देख लीजिए, आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर इसका बच्चों 4πi आएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है, मैं कैलकुलेट करूँगा आपके लिए फिर। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब ये आ गया MCQ टाइप, एकदम इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए, का है इतना छोटा क्वेश्चन है, एक ही है, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमें हमारा सर्कल क्या है, हमारा सर्कल है भाई इसी के अंदर, किसके अंदर, फिर वही काम बना लिया हम लोगों ने, है ना, दिमाग लगा लिया आप लोगों ने। तो क्या कह रहा है भाई, देखिए यहाँ पे जो हमारी सर्कल की रेडियस है वो 3 है, तो ये पॉइंट कितना निकलेगा 3,0, ये क्या होगा 0,3, बहुत ज़्यादा ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, हमें इसी के अंदर बात करनी है। लेकिन आप सोच के देखो बच्चों, ये जो z-5 लिख रहा है, वहाँ से अगर हम z निकालें तो z इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5, 5 कहाँ आएगा, ये क्या है आउटसाइड है ना सर्कल के, आउटसाइड द कंट्यूर, है ना, ये आउटसाइड सी, सिंपल लिख लो, आउटसाइड सी है, बाहर है। और जब ये आउटसाइड है सी के, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अभी यूजिंग क्या लिखना चाहिए अपने को, यूजिंग यूजिंग कॉची थ्योरम, यूजिंग कॉची थ्योरम, जब ये आउटसाइड है तो इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन सी लिख लो, यहाँ पे सी के बाहर है तो पहुँच के बाहर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल यही नहीं, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको देखिए बाहर है, ख़त्म हो गया वहीं पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो भैया ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सर्कल की रेडियस जो है हमारी 2 है, तो हमारा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा एंड पॉइंट का, सर्कल जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस को कैंसिल कर रहा है, 2,0 0,2 ऐसे होगा ना। और ये क्या है सोच के देखिए, तो z इज इक्वल टू 1 की बात करें ना, इनसाइड है, जब ये इनसाइड है बच्चों, है ना, इनसाइड है ना, इनसाइड सी है, ठीक है, जब इनसाइड सी होता तो हमारी कॉची थ्योरम तब भी लग जाएगी। तो यूजिंग क्या, यूजिंग कॉची थ्योरम, कौन सी वाली, वही वाली, यूजिंग
कॉची थ्योरम, बड़ा सिंपल सा है। आपको याद होगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/2 पाई, है ना, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो यहाँ पे एफ जेड तो फिलहाल 1 ही है ना, एफ जेड की वैल्यू तो 1 ही है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, है ना। रिलेट करने अगर आप तो इनसाइड है, अच्छा इनसाइड कैसे पता चला भाई, 1 है ये 2 है, ये 1 यहाँ पे अंदर ही आएगा, इसके इनसाइड आएगा कहीं ना कहीं। अच्छा ठीक है, तो क्या होना चाहिए भाई, सिंपली देखिए, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 1/z-1 dz की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 पाई राइट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 2 पाई, और एफ ऑफ ए कितना है, ए हमारा 1, और उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी लिखो यहाँ पे तो है तो 1 ही ना भैया, उससे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई। ठीक, आंसर हो गया हमारा। देखिए एक और क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे सी ना लिख करके ये लिख दिया डायरेक्ट, तो ये वही क्वेश्चन है, बस लिखने का अंदाज अलग है, इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि बाई चांस ऐसा कुछ दिख जाए तो एग्जामिनेशन में आप क्या सोचेंगे, तो कर्व यही लिखा हुआ है, यही क्या हमारा कर्व है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कर्व क्या है, कर्व हमारा बच्चों, कर्व हमारा यही है, कर्व की जो हमारी एंड पॉइंट्स है बच्चों क्या है वो सोच के देखिए, एक है 1,0 और एक है 0,1, ठीक। रिलेट करिए यहाँ से, cos z तो एफ जेड में आ जाएगा, और क्या इनमें से भी कुछ एफ जेड में आएगा, देखिए अगर इसमें हम देखें तो एक z इज इक्वल टू 0 है और एक z इज इक्वल टू 4 है, दो फैक्टर्स हैं देख लीजिए, है ना। तो z इज इक्वल टू 0 तो यहीं पे आ जाएगा, ये तो इनसाइड है लेकिन ये आउटसाइड है, क्या इनसाइड है क्या आउटसाइड है, देखिए ये क्या है, दिस इज इनसाइड, ये इनसाइड है, लेकिन z इज इक्वल टू 4 कहाँ पे है, आउट है। तो जो आउट होगा बच्चों, भाई दो चीज़ें हैं ना इसमें, एक इनसाइड एक आउटसाइड, एक साथ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एफ जेड के अंदर ले लेंगे। तो अब लेट करिए जरा, यहाँ पे लेट करते हैं, लेट जो हमारा एफ जेड होगा वो कॉस जेड को तो रखेगा, लेकिन साथ ही साथ अपॉन में z-4 को भी रखेगा, ये हमारा एफ जेड होगा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, करिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, एफ जेड तो पता चल गया, इसे लिखेंगे कैसे हम, इसे हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, एफ जेड अपॉन जेड डी जेड, जहाँ पे एफ जेड क्या है हमें पता है वो है। अच्छा ठीक है, अब जरा हमें क्या करना है, जेड के साथ यहाँ पे क्या वैसे 0 है, ठीक। तो ये किसके इक्वल आएगा सोच के देखिए, फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो फॉर्मूले में ये 2 पाई और एफ ऑफ 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ 0 यानी यहाँ पे 0 रख के देख लीजिए, 0 रखेंगे क्या है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है ना, और नीचे रखेंगे कॉस 0 की वैल्यू 1 और नीचे रखेंगे 0 तो -4, तो यानी आप डिवाइड कर लीजिए, तो 2 2 4 यानी -πi/2, πi/2। अरे बस समझ में, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव वे में भी आ सकता है और हमारा एमसीक्यू में भी आ सकता है। और देखिए देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना दिया है और कुछ नहीं, बाकी वर्किंग तो वही है। पहले तो इसे देखिए, ये है क्या, सॉल्व करना पड़ेगा इसे, ये कैसा सर्कल बन रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप z की वैल्यू x प्लस आई वाई रखने वाले हैं, है ना, x प्लस वाई आई वाई रखेंगे, उसके बाद रियल को एक तरफ इमेजनरी को एक तरफ करेंगे, तो अब मैं x तो रियल है हमारा, 3i इमेजनरी है और आई वाई भी इमेजनरी आ गया, तो i कॉमन लेते हैं, y+3 ये बनेगा, मॉड हटाएंगे स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट उधर भेज दी तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या मिलेगा हमें x² यानी x-0 का स्क्वायर और y+3 होल स्क्वायर। तो सेंटर क्या मिल गया बच्चों, सेंटर मिल गया 0, -3, सेंटर क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेंटर 0 0 नहीं है, 0, -3, और रेडियस कितनी मिली, रेडियस मिली
1। डिस्क्रिप्टिव टाइप अच्छा क्वेश्चन है, MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों के लिए ही सीखना तो ज़रूरी है। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ कुछ चीज़ें सोच समझ के बोली जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा उनको। सर्कल बनाने का तरीका वही है साइंस साइड वाले स्टूडेंट का, दिमाग लगा करके। तो पहले तो सर्कल ना बना करके मैं एक्सिस बना दूं। एक्सिस देख लीजिए, देखिए ये बन गई हमारी एक्सिस। एक एक्सिस इधर बना लेते हैं, जानबूझ के ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि अभी आप खुद देखेंगे कि सर्कल कहाँ बनने वाला है। वैसे यहीं से पता चल गया सर्कल कहाँ बनेगा। अब सेंटर जब भैया 0, -3 है, तो 0, -3 कहाँ पे होगा? नीचे ही होगा ना, यहाँ पे कहीं ऐसे कुछ सर्कल यही बनेगा। रेडियस इसकी लेंथ कितनी है? 1। इसकी लेंथ कितनी है? 1। तो उसे भी शो कर देते हैं। ठीक, सेंटर हमारा यहाँ पे है बच्चों, बहुत छोटा सा सेंटर है। एक सेकंड, एक और सर्कल बनाने के चक्कर में था ये। ठीक है, तो इसका सेंटर कितना है? सेंटर है हमारा 0, -3। 0, -3। ठीक, रेडियस सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर की है, तो 1 सेंटीमीटर जब आप इधर बढ़ोगे बच्चों, तो आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे होगे, तो ये कितना आ जाएगा सेंटर? 0, -2। और नीचे बढ़ोगे तो 0, -4। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, इसको इक्वल टू करेंगे बच्चों, तो z = एक 0 मिल जाएगा, और एक कितना मिलेगा? z = -πi। पाई को अगर हम सोचे थोड़ी देर के लिए, -3.14 होगा। ठीक है, तो क्या 0 इसके अंदर पड़ेगा? 0 तो पढ़ने नहीं वाला, वो तो आउटसाइड हो जाएगा बच्चों, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये वाला हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आउट है। क्या ये इन है? चेक कर लो भाई। -3.4 बिल्कुल सही है। -3.4 यहाँ कहीं आएगा बच्चों, क्योंकि 4 है नीचे, तो -3.4 यहाँ पे आएगा, तो ये है इन। यहाँ पे कितना होगा? -πi। 0, z = 0 यहाँ पे आ जाएगा, z = 0, वो आउट हो जाएगा। अब आप समझिए, जो आउट होगा उसको एफ में काउंट करेंगे, और जो इन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। समझिए, लेट कर रहे हैं, लेट f(z) = भाई z वाला बाहर था, उसको हमने मान लिया f(z). ठीक, अब इंटीग्रेशन f(z) अपॉन z प्लस पाई आई, z प्लस पाई आई dz सी के = आपको पता है 2πi का मल्टीप्लाई होता है, और f ऑफ a रखते हैं, a यहाँ से निकालेंगे तो -πi निकल के आएगा। इजंट इट? क्लियर है बात? हाँ, चलो ठीक, रख लो। f(z) आपका जस्ट ऊपर ही तो दिया है, रख लो इसमें। 1/-πi, तो कैंसिल हो रहा है पाई से पाई, आई से आई, तो -2 बच रहा है क्या? एग्जैक्टली। सो दिस इज आवर आंसर रिगार्डिंग दिस। अब एक क्वेश्चन आपको मैं HW दे रहा हूँ, जो कि आपको मजा आएगी करने में। हिंट दो करूँगा ही ज़रूर। HW क्वेश्चन है आपका। 2 HW हो गया बच्चों। मैं देखता हूँ आप लोग कितने HW करके मुझे भेज रहे हो। जितने लोग, नंबर ऑफ काउंटिंग देखूंगा, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने आंसर दिया है मुझे टेलीग्राम पे, या इसी पे कमेंट बॉक्स में आपने कितने आंसर्स दिए हैं, कितने लोगों ने। ठीक है, और फिर देखते हैं। फिलहाल ये आपको फाइंड आउट करना है। सी क्या है हमारा? सी थोड़ा सा अच्छा है इसमें। सी है mod z-2 प्लस mod z+2 = 6। वाह, पहले तो हम इसे देखें कि ये कौन सा कर्व है, z-2 प्लस z+2 = 6। तो कैसे करेंगे भैया? वही z की वैल्यू x + i रखी, आपने मॉड लगाया, तो दो जगह रूट बन जाएगा। मैं हिंट कर रहा हूँ बच्चों, दो जगह रूट बनेंगे, यहाँ पे भी एक रूट बनेगा, यहाँ पे भी एक रूट बनेगा। तो पहले आप होल स्क्वायर कर लीजिएगा, दोनों तरफ से रूट हटाइएगा। एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक रूट बचेगा, फिर एक रूट को सिंपल एक तरफ रख के बाकी सारी वैल्यू को राइट में रख के फिर से स्क्वायर करेंगे तो वो भी रूट हट जाएगा।
तो ये जा करके पता है ऐसे जब भी कुछ भी होता है तो ये एक इलिप्स ही बनता है, इलिप्स का शेप बनता है, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग एफ जेड है उसको चेक कर लेंगे, देखेंगे ये इनसाइड है या आउटसाइड है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। इनसाइड इनसाइड होगा तो आपको पता है 2 पाई आई से करके, आउटसाइड होगा तो आपका आंसर 0 ही होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। वैसे चेक कीजिएगा, ठीक है, चेक कीजिएगा आप करके मुझे भेजिएगा, इसका आंसर वैसे 0 है, आंसर क्या है इसका 0, यानी आउटसाइड आएगा, आपको पता है ना, सिंपल सी बात। तो चलिए करके देखिएगा आप लोग, बाकी देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सामने आया है, इंटीग्रेट करना है डी जेड अपॉन जेड माइनस, अब ए की वैल्यू पता ही नहीं है ना, तो कैसे होगा इनसाइड या आउटसाइड, ऑटोमेटिक आंसर आना चाहिए इसमें। तो कह रहे हैं कि एक सर्कल है पूरा का पूरा, एक सर्कल है जिसका सेंटर आप देख पा रहे होंगे जेड माइनस ए, रेडियस आर है, बड़ा गंदा सर्कल बनता है भाई, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, ठीक, यही सर्कल है मान लेते हैं। तो अगर एक सर्कल को हम स्टार्ट करें जेड इज इक्वल टू, यानी थीटा इज इक्वल टू, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लूँ, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट होगा 0 और घूम करके आएगा तो 2 पाई। अगर आप इस पूरे सर्कल को कवर करना चाहते हैं इंटीग्रल की सहायता से, तो हम क्या करते हैं, वैसे भी इंटीग्रल में जो इंटीग्रेट वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है प्रसार करना, बड़ा करना, सम करना, ठीक। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर दिया हुआ है बच्चों, तो चलिए अच्छा ठीक है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, ठीक, ठीक है ना। अच्छा इसको अगर हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लें तो हम इसको अगर लिखना चाहते तो z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा, भाई यही तो करना होता है, हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया, x और y में चेंज करके तब करते तो भी आप समझ जाते। तो यहाँ से z, अगर डी जेड हम निकालें तो डी जेड इज इक्वल टू क्या निकलेगा, आई आर ई टू द पावर आई थीटा और डी जेड, सॉरी डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, थीटा 0 टू 2 पाई, मैंने थीटा में जानबूझ के इसलिए कन्वर्ट किया, पोलर फॉर्म में जानबूझ के इसलिए कन्वर्ट किया जिससे कि हम लोग इंटीग्रेशन कर सके लिमिट के साथ। अब कर दीजिए इंटीग्रेट, अगर आपको इसे करना है तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, वैल्यू हम लोग रख देंगे इज इक्वल टू, तो आप इसकी लिमिट अगर चेंज कर रहे हैं 0 से 2 पाई, वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट भी चेंज हो गई, ठीक है। डी जेड की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, आई आर ई टू द पावर आई थीटा और डी थीटा, और जेड माइनस ए की जगह क्या लिखने वाले हैं आप, आर इंटू ई पावर आई थीटा, तो ई पावर आई थीटा से आर सब कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई डी थीटा बचा केवल, तो आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू वैल्यू रख लेंगे, तो 2 पाई और आई सिर्फ और सिर्फ यही बचा, है ना। अगर सही से देखा जाए तो ये कॉची का ही यूज़ होता है इसमें, अगर हम इसे डायरेक्टली कॉची का यूज़ कर लेते तो जरा सोच के देखिए, ये ऐसे करने की ज़रूरत थी क्या, नहीं करने की ज़रूरत थी, ठीक। अब ध्यान से अगर देखें जेड माइनस ए ही तो लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जेड माइनस ए था, सर्कल जो था, है ना, और उसकी वैल्यू आर यानी उसी के अंदर ही पड़ रहा था, अंदर ही तो पड़ रहा है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, और करके आप सिंपली इसको हम लोग कॉची से करते, अगर मैं पहले बता दूँ तो शायद आपको नहीं क्लियर होता, लेकिन अब देखिए ज़रा, तो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर क्या आता है भाई 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए, लिखते आप एफ ऑफ ए की वैल्यू तो 1 ही है ना, तो वैसे डायरेक्टली 2 पाई आई आ जाता। तो लॉन्ग तरीके में आप इसे ऐसे कर सकते हैं, और अगर एकदम बिल्कुल शॉर्टकट लगाना है तो देख लीजिए, फटाक से हो गया ना एक लाइन में। लेकिन आपको सच्ची बताएं तो ये जो तरीका है बच्चों, ये प्योर तरीका है जिससे हमारी कॉची थ्योरम प्रूफ होकर के आती है, यही तरीका होता है, प्रूफ तो नहीं बताया मैंने हालांकि, लेकिन यही तरीका होता है प्रूव करने का। कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर डिस्क्रिप्टिव चल रहा होता आपका एग्जामिनेशन, सो आई मस्ट टेल यू दैट, है ना, वो चीज़ मुझे ज़रूर बताना था, वो चीज़ें मैंने बतानी थी, और प्रूफ भी देते, उसका प्रूफ करवाते हैं, एंड यू हैव बीन प्रोवाइडेड हैंड रिटन नोट्स एज वेल, ठीक है, वो मुझे प्रोवाइड करना पड़ता, ठीक। तो क्लियर बात, चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सी जेड बार डी जेड को हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 0 टू 4+2i, ठीक है। पहले कह रहे हैं जेड इज इक्वल टू 0 से 4+2i जाना है अलोंग
अच्छा टोटल जाना है, अलॉन्ग किस तरीके से जाना है, 0 से 4 + 2i को हम इंटीग्रेट तो कर लेंगे, लेकिन कह रहे कैसे जाना है, अलॉन्ग सी, सी एक कर्व है जिसके थ्रू हमें जाना है, डिफाइंड बाय द लाइन्स, डिफाइंड बाय द लाइन फ्रॉम z = 0 to 2i जाना है, फिर 2i से 4 + 2i जाना है। मतलब बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात ध्यान सुनिए। पहले इसने बोला है कि z = 0 से, मैं एक लाइन बनाता हूँ, देखिए एक ये लाइन बन गई हमारी, ये लाइन पता है क्या है, ये लाइन हमारी है 0 से 2i, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये z = 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 4 + 2i। तो भाई डायरेक्ट नहीं जाने को बोल रहा है, कह रहे 0 से 2i पे पहुँचना है, ये तो ठीक है, लेकिन हमें दो रास्ते दे रहा है ये। कौन कौन से रास्ते कह रहे हैं, पहले 0 से 2i जाइए, 0 से 2i मतलब इधर जाइए, इधर गए आप, और वहाँ से तब जैसे ये क्या है, ये 2i है, ये कितना है, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और रियल पार्ट अगर 0 हो जाए तो आप वाई एक्सिस पे ही चलना पसंद करते हो, यानी चलना होता है। और फिर यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, यानी पहले इधर जाना है फिर इधर जाना है, ठीक, ऐसे बोला इसने जाने को, ठीक है। तो यही रास्ता भी होना चाहिए हमारे पास। तो चलिए करते हैं फिर। तो क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सी जेड बार डी जेड, अपने को इसे बोला क्या है इसने, इसे बोला है 0 से 4 + 2i पहुँचाना है अपने आप को जेड बार डी जेड। तो इसको हम ऐसे नहीं जाना, उसने बोला अलॉन्ग सी जाना है, और सी क्या है, सी दो लाइन है जो कि हमारी, तो कौन से रास्ते से चलना है, रास्ता में चलना है, चूज़ करना है 0 से 2i, ठीक है, 0 से 2i, या फिर आई क्यों लिखेंगे, वो तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को शो करता है, 0 से 2 जाना है, ठीक है, जेड बार डी जेड प्लस, उसके बाद 2 से हमें कहाँ जाना है, 2 से उसके बाद हमें जाना है साइज देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर आप देखें तो y वाला तो पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x वाला पोर्शन बचेगा, है ना, ये बात क्लियर है। तो जो हमारा x का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है वो 0 से 4 तक जाता है ना, अगर आप ऐसे देख पाएँ तो x एक्सिस पे देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन 0 से 4 जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से बताते हैं। तो मेरी बात ध्यान सुनेगा, मैं कुछ नेमिंग कर दे रहा हूँ इसकी, जैसे ये हमारा O है, ये हमारा A हो गया, और ये हमारा B हो गया, B पॉइंट हो गया, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन O से A, ठीक, O से A जेड बार डी जेड, और प्लस इंटीग्रेशन A से B जेड बार डी जेड, ठीक। और आगे बढ़िए, अब देखिए अगर z की बात करें तो z कितना है, x + i y होता है, लेकिन हमें z बार निकालना है, आपको पता है z बार क्या होता है बच्चों, x - i y, ठीक, z की वैल्यू तो यही पुट करेंगे, ठीक है। अब अगर ये पुट करेंगे तो रिलेट करिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम o से o to a बात करें, o to a में अगर देखा जाए तो x 0 होगा, o to a में x = 0 होगा, दैट इज dx 0 होगा। और a से b पे बात करें अगर, a to b, तो a to b ध्यान से देखिए, अगर a से b अगर आप जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो किस में चेंजमेंट आ रहा है, y में तो चेंजमेंट आ ही नहीं रहा है, मतलब 2i से 2i वो तो 0 हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू वैसे क्या होगी, y की वैल्यू वहाँ पे होगी 2, x तो बदल ही रहा है, तो dy हमारा 0 हो जाएगा। तो थोड़ा रिलेट करते हैं, जो हमने यहाँ पे दो इंटीग्रेशंस लिखे हैं, दो इंटीग्रल्स लिखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन, पहले आप ओ से ए गए, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 0 से 2 मिल रही है, ठीक। और जो हमारा जेड बार था, है ना, अच्छा यहाँ से डी जेड अगर निकाला जाए, डी जेड इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो क्या मिलेगा, = dx + i dy, रिलेट करिए, वैल्यू पुट करते हैं कहाँ पे,
यहाँ पे वैल्यू पहले जेड बार की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस आई वाई, है ना, एक्स माइनस आई वाई आएगी वैल्यू, तो उसमें एक्स तो ज़ीरो है, ये एक्स तो ज़ीरो है, तो एक्स हो जाएगा ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस सॉरी ज़ीरो माइनस आई वाई, और डी एक्स भी जीरो है, और क्या लिखा हुआ है, डी जेड लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डी जेड लिखा हुआ है, डी जेड की वैल्यू रखेंगे, और डी जेड में भी डी एक्स जीरो है, तो ज़ीरो प्लस आई डी वाई, ये तो होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद लिमिट हम ए टू बी गए, ए टू बी में लिमिट क्या है, वाई वाला तो जीरो, तो एक्सचेंज हो रहा है जीरो से फोर, ठीक। वैसे ही इसमें भी रखेंगे, अगर इसमें रखेंगे तो भाई हमारा क्या है, देखो y की वैल्यू टू है, और x की वैल्यू तो ये x ही रहेगी, तो x जेड बार में रखेंगे अगर यहाँ पे, तो क्या आएगा, x की वैल्यू तो x ही है, y की वैल्यू टू है, तो टू आई हो गया, और चेंजमेंट किस में आ रहा है, dx में, dy तो जीरो हो रहा है, तो इसमें उठा करके dy जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, dx ही बचेगा केवल, dy तो जीरो हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है थोड़ा सा सॉल्व करके, ज़ीरो से टू आई स्क्वायर माइनस वन, यानी केवल y बचा, y dy प्लस ज़ीरो से फोर और x माइनस टू आई ऑफ डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लीजिए सिंपली जैसे करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद y का इंटीग्रेशन कितना आया, वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और हमें वैल्यू रखनी है ज़ीरो से टू, प्लस x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, और माइनस टू आई था, तो टू आई और x के रिस्पेक्ट में करें तो टू आई एक्स हो गया, ज़ीरो से फोर, पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये टू स्क्वायर यानी फोर अपॉन टू यानी टू ही आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फोर स्क्वायर सिक्सटीन, और ये एट हो गया, और आप यहाँ पे रखेंगे माइनस फोर टू ज़ा एट आई, तो ये आपका यानी एट प्लस टू हो गया टेन, माइनस एट आई, ये अपना आंसर आ गया। जिस रो में चलेंगे उस हिसाब से अगर x चेंज नहीं हो रहा तो dx जीरो होगा, x की जो वैल्यू उठा के रख दी जाएगी, अगर y चेंज नहीं हो रहा है तो y की वैल्यू रखी जाएगी और dy को जीरो कर दिया जाएगा, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना है। देखिए ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर आपका इसके साथ साथ ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे वो इस क्वेश्चन के बाद बताऊँगा, क्योंकि एक घंटे की जो वीडियो आपके सामने जा रही है बच्चों, उसमें 2 घंटे कम से कम लगते हैं, और तब से एक पोर्शन में बैठने में दर्द बढ़िया होता है। कोई बात नहीं है, आपके लिए दर्द भी झेल लेंगे। चलिए देखते हैं, रियल जेड लिखा है बच्चों यहाँ पे, रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड क्या होता है भैया, वो बड़ा सिंपल होता है, याद भी होना चाहिए। अगर z इज टू एक्स प्लस आई वाई है, जेड बार इज टू एक्स माइनस आई वाई होगा, आपको रियल निकालना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, z प्लस जेड बार करेंगे तो वो x प्लस टू एक्स के बराबर आ जाएगा, यानी रियल जो फॉर्म निकाला जाता है सबको पता होना चाहिए, वैसे बताने का मन नहीं है। रियल z क्या आएगा भाई, z प्लस जेड बार, क्योंकि जब z यानी एक्स प्लस आई वाई और जेड बार यानी एक्स माइनस आई वाई को जोड़ेंगे तो आई वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो टू एक्स हो जाएगा, तो टू एक्स क्या हो जाएगा, z प्लस जेड बार, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, z प्लस जेड बार बाई टू, तो उसी को तो रियल बोलते हैं भाई, इसको उठा के रख देंगे। अब इसने बोला है कि मॉड z की वैल्यू भैया r है, तो जब ये है तो सोचो थोड़ी देर के लिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा, लिख सकते हैं। अगर ये z की वैल्यू है तो z बार की वैल्यू क्या होगी, यहीं से देख लीजिए, तो z बार की वैल्यू यहाँ से बच्चों z बार हो जाएगा, बस इतना अंतर होता है, आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, ये MCQ में भी आया था क्वेश्चन, है ना। और dz निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, dz निकाल लीजिए, आई बाहर आएगा, आर बाहर आएगा, ई टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा, और डी थीटा हो गया। अब यहाँ पे थीटा तो लिया हम लोगों ने, तो थीटा की लिमिट क्या होगी, आपको पता है पूरे सर्कल पे बात हो रहा है, तो 0 से 2 पाई जाएगी इसकी लिमिट, है ना। अब चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या इंटीग्रेट करना है वैसे हमको, इंटीग्रेट वही करना है भैया, है ना, क्योंकि प्री रिक्विजिट सारी चीज़ें हो गई हमारी। यहाँ पे ये किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड z इज इक्वल टू आर, चलिए
लिख लेते हैं मॉड z इज इक्वल टू आर, रियल मतलब z प्लस z बार अपॉन 2 और dz। ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको, आगे क्या लिखेंगे, रखिए जरा, अगर मान लेते ये आई के इक्वल चल रहा था, मान लेते थोड़ी देर के लिए, रखिए वैल्यू, मॉड जेड की जगह अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए 0 से 2 पाई। ठीक, z है, z हो गया अपना आर ई टू दी पावर आई थीटा प्लस z बार है आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, आई थीटा होल अपॉन 2। ठीक, dz जो है हमारा, dz की वैल्यू रखेंगे जो हमने निकाली है आई आर ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा। ठीक, सॉल्व करिए इसको, तो ई पावर आई थीटा को अंदर लेके जाएंगे, 2 को बाहर फेंक दीजिए, आर स्क्वायर भी बाहर चला जाएगा क्योंकि आर की तो लिमिट ही नहीं है, आर स्क्वायर बाई 2 बाहर हो गया, आई भी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ठीक है, उसके बाद ई पावर, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये तो 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पावर 2 थीटा हो जाएगा, तो भैया होगा क्या, ई टू दी पावर 2 आई थीटा प्लस 1 डी थीटा, इंटीग्रेट कर देंगे, चलिए कर लीजिए, आई आर स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन तो करना आता है, ई पावर 2 आई थीटा को अगर इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, अगर आपका मन है इंटीग्रेट करने का तो कर ही लीजिए भाई, डायरेक्टली कर दे रहे हैं। देखिए क्या होगा इंटीग्रेशन, ई पावर 2 आई थीटा का ई पावर 2 आई थीटा, इसके कांस्टेंट क्या है, थीटा को छोड़कर के 2 आई से डिवाइड हो गया, और यहाँ पे एक थीटा आ जाएगा 0 से 2 पाई। अब आगे की कथा आप बोलेंगे, आप करेंगे, एक दो लाइन आप पे छोड़ रहा हूँ। देखिए ई पावर में है, अगर रखेंगे तो ये एक तरीके से, जो आपको याद है ना ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ा था आइलर थ्योरम की मदद से, चलिए मैं ही कर देता हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आप पे ना छोड़ो तो ठीक रहेगा। देखिए तो अपर वैल्यू रखेंगे और लोअर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, रखिए आई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट 2 पाई अगर रखें हम यहाँ पे तो ई पावर 2 टू ज़ा 4 4 पाई आई। ठीक, और माइनस में 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, होल अपॉन कितना आएगा 2 आई। ठीक है, और इसमें रखेंगे थीटा में, तो थीटा में कितना आ जाएगा 2 पाई अपर लिमिट, और लोअर लिमिट तो 0 है तो उसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा, है ना। अब ई पावर 4 पाई आई है, उसको आपको पता है कॉस ई पावर आई थीटा को हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो उसको भी लिख लीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए फिर उसको, तो क्या आएगा भाई, आई आर स्क्वायर बाई 2 कॉस 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई माइनस 1 होल अपॉन 2 आई। देखिए तो ये तो हो गया भाई -1 तक का, अपॉन में 2 आई भी हो गया, और प्लस 2 पाई, तो प्लस 2 पाई इधर हो गया, प्लस 2 पाई। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कॉस 4 पाई, कॉस में इवन पाई अगर होता तो उसकी वैल्यू +1 होती है, ऑड पाई होता तो उसकी वैल्यू -1 होती है, और साइन के अंदर चाहे इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो तो वैल्यू 0 ही होती है, तो कुल मिला करके ये आ गया 1, ये हो गया 0, और ये -1 डिवाइडेड बाई 2 आई, तो 2 आई तो वैसे ख़त्म हो गया, तो 2 पाई केवल बचा, जो कटना से कट गया, ये इससे कट गया, ये भी 0, कुल मिला के 0 ही हो गया, ये पार्ट 0 ही हो गया ना, तो लिखने की जरूरत है, सिर्फ 2 पाई बचा, इस ब्रैकेट से 2 पाई को बाहर निकालिए, 2 से 2 काटिए, तो बच क्या रहा है, आई पाई आर स्क्वायर।
ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर बहुत बड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, लगभग सब कुछ बता दिया है, कुछ नहीं छोड़ी है। कोशिश रही है कि पूरा का पूरा बता दूँ। कुछ एक आध पॉइंट अगर छूटा भी होगा तो एमसीक्यू में ज़रूर कवर हो जाएगा। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स का बुक से भी कवर कराना है एमसीक्यूज़, और क्वेश्चन बैंक से भी कवर कराना है। अगली वीडियो जो होगी वो लॉरेंस और टेलर और लॉरेंस सीरीज़ की होगी। वो चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ही वीडियो में लगभग 50 मिनट में कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।